ठीक है, कल हमने 22 तक किए थे। 22 तक नहीं, हमने 20 तक किए थे जी। तो इसे नेक्स्ट करते हैं। टीचर यूजेस विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज टू मेक लर्निंग। तो टीचर जो है यूज करता है जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज यूज करता है जो विजुअल होती हैं, उनको किस लिए यूज करता है? वो जो दिशा निर्देश देने के लिए अनुदेशात्मक जो फैसिलिटीज हैं, सुविधाएं हैं, उनको वो करता है। तो वो लर्निंग को क्या बनाने के लिए? वो पैसिव बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्विकर बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए करता है उनका प्रयोग। और निष्क्रिय बनाने के लिए करता है, शीघ्र बनाने के लिए करता है, उसकी शीघ्रता से लर्निंग हो, या फिर उसको जटिल बनाने के लिए करता है। अधिगम को जटिल बनाने के लिए करता है, किस लिए करता है बताएं आप इन पर। कुछ भी आप गलत बताएंगे। आपके जो है मैसेज बॉक्स मुझे शो नहीं हो रहा है, यदि आप उसमें कर रहे होंगे तो आप माइक खोल के तब बोलें। चलिए हमें बता देते हैं। इसलिए टीचर जो होता है उसको, जैसे पहले हमने ऐसा ही कुछ किया था, एक सिमिलर सा क्वेश्चन था यहाँ पर। 19th जो 19th क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि अ टीचर यूजेस द लर्निंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज टू मेक लर्निंग। इसमें हमने कहा था कि सिंपल बनाने के लिए करता है, ठीक है। तो कुछ कुछ ये जो डी वाला जो ऑप्शन है और सी वाला जो ऑप्शन है, ये एज इट इज यहाँ पर रख दिए हैं 21st क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज है कि जो हम देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, वो जो करता है, या फिर विजुअल में वो भी आ जाती है ब्लैक बोर्ड पे जो लिख के बताता है। तो किस लिए करता है उसका प्रयोग? वो उसको रुचिकर बनाने के लिए करता है। पहले वाले में हमने सिंपल चूज किया था, क्यों? क्योंकि सबसे पहला तो कार्य यही होता है अध्यापक का कि वो चीजों को सरल बनाए, ठीक है। उसके बाद रुचिकर में आता है। जब सरल चीजें हो जाएंगी तो बच्चों को अपने आप ही स्वतः ही रुचि उसमें बनेगी। तो यहाँ पर सिंपल का ऑप्शन नहीं है, तो विजुअल का जो प्रयोग क्यों करता है? वो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए करता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि रुचिकर बनाने के लिए करता है। और बाकी के क्यों नहीं है? क्योंकि जटिल बनाने के लिए क्यों करेगा वो? कि बच्चे बच्चे को समझ नहीं आएगा, जटिल बनाने से कोई लाभ ही नहीं है। क्विक कर बनाने के लिए तो सबसे जो मेन पार्ट होता है टीचर का फोकस वहां होना चाहिए कि अधिगम ज्यादा हो। वो जल्दी हो, लेट हो, थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, लेकिन अधिगम हो, ऐसा टीचर का जो है मोटिव होना चाहिए। तो इसी प्रकार से ये भी कैंसिल हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है पैसिव। तो पैसिव बनाने से तो क्या है, बच्चे उब जाएंगे, सीखेंगे ही नहीं, है ना। तो पैसिव भी हम कट करते हैं। तो सबसे बेस्ट है इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट चलते हैं 22nd पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट्स एज अ लर्निंग एक्टिविटी? तो इनमें से कौन से प्रोजेक्ट हैं जो एक लर्निंग एक्टिविटी को करने के लिए जो है प्रयोग, उसमें मतलब गलत है? जो इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट्स, मतलब कि प्रोजेक्ट्स के बारे में जो सही स्टेटमेंट नहीं है, वो इसमें से हमने छांटनी है। जो कि हम लर्निंग जो एक्टिविटी लर्निंग के लिए हम जो प्रोजेक्ट्स यूज करते हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो उसमें पहला है, इट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। ये पर्पजफुल एक्टिविटी है कि एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है ये। दूसरा है, इट इज ए प्रोसीड्स इन सोशल एनवायरनमेंट, कि ये सामाजिक वातावरण में प्रोसीड की जाती है। और एक तरह से प्रोसीड का हम कह सकते हैं कि क्रियान्वित की जाती है, ऐसे कह सकते हैं। इट इज अकम्प्लिश्ड इन रियल लाइफ सिचुएशन, कि रियल लाइफ सिचुएशन जो है उसको की जाती है। एक बार इसको नोटिफिकेशन को ऑफ कर देते हैं। हाँ, तो अब तीसरा है कि इट इज टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी। तो आप बताएं। तो इनडायरेक्टली रूप से ये पूछा गया है कि ये जो प्रोजेक्ट्स वाले जो मेथड है, जो प्रोजेक्ट बनाने वाला मेथड है, प्रोजेक्ट विधि है टीचिंग की, वो टीचर सेंटर्ड है या नहीं है? तो सीधा सा सवाल ये है। तो आप इसमें से बताएं माइक ऑन करके कि कौन सा होगा इसमें ऑप्शन।
देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है इट इज अ पर्पजफुल एक्टिविटी, इसमें क्या है कि उद्देश्य तो होना ही चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट टीचर देता है तो उसमें कोई ना कोई उद्देश्य तो वो रखता ही है कि हमारी जो टीचिंग है, टीचिंग के बारे में भी हमने पढ़ा था कि वो भी एक पर्पजफुल एक्टिविटी है कि टीचर कोई भी टीचिंग होती है किसी उद्देश्य को लेकर, कोई विषय विशेष को लेकर की जाती है कि हमारा आज हमने यह लर्निंग करनी है, आज हमने एप्टीट्यूड करना है, आज हमने रिसर्च करना है। इस प्रकार से अलग अलग हमारे उद्देश्य हो सकते हैं। तो पर्पजफुल एक्टिविटी है, ये बिल्कुल सही है। तो हमने कौन सा ढूंढना है? नोट ट्रू। इसमें पेपर में हम नोट का ध्यान रखेंगे। कई बार इसमें बहुत गलतियां हो जाती है, नोट नहीं देखते हैं और कभी उसमें ठीक ठीक में क्लिक कर देते हैं और कभी हम गलत जो उसको चूज कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन है इट इज प्रोसेस इन सोशल एनवायरनमेंट, कि यह सामाजिक जो वातावरण है उसमें प्रोसीड की जाती है, उसमें की जाती है। तो ये भी ठीक है क्योंकि जो टीचर है, बच्चे हैं, विद्यालय है, वो भी एक समाज का हिस्सा है। ठीक है, सामाजिक एक्टिविटी है उसमें भी। तो इट इज अकम्प्लिश्ड इन रियल लाइफ सिचुएशन। तो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो रियल लाइफ सिचुएशन से वो जो उससे उसके संयोग से ही किए जाते हैं। उन उसमें वहां से भी जो उनको कनेक्ट करके उनसे जुड़कर वो प्रोजेक्ट्स हमारे किए जाते हैं, तभी बच्चे सीखते हैं और उनको अच्छे से क्रियान्वित कर पाते हैं। उनमें से कुछ मेच्योरिटी जो है, ज्ञान की मेच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, उनका ज्ञान परिपक्व होता है प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, जब वो रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़कर करते हैं। तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसमें हमें नोट ट्रू ढूंढना था। अब ये तीनों ही ठीक है, तो हमारा नोट ट्रू आ गया कि ये टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये जो मेथड है ये लर्नर सेंटर्ड मेथड है, प्रोजेक्ट्स मेथड। इसका यदि हम ऐसा करें कि हमें अपना समय बचाना है तो इन तीनों के ऊपर हमें जाने की जरूरत ही नहीं है ना। इसमें अलग से दिखाई दे रहा है कि टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी, क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड तो है नहीं, तो लर्नर सेंटर्ड है, तो हम इसको चूज कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं यूज ऑफ टेलीकास्ट मटेरियल्स फैसिलिटीज फैसिलिटेट्स। तो टेलीकास्ट जो मटेरियल होते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं? वो सुविधाएं बेटर कंसंट्रेशन एंड लर्निंग के लिए, टू रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे बड़े समूह तक या फिर बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, या फिर बेटर रिटेंशन ऑफ टॉपिक्स टॉट, जो पढ़ाए गए जो विषय है उनका प्रतिधारण जो है ज्यादा हो सके उसके लिए किए जाते हैं, या फिर हमारी एकाग्रता के बढ़ाने के लिए, अधिगम को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, या इनमें से, या फिर ऑल द अबव के सभी हैं। तो इसमें कौन सा है बताएं आप? बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ साथ गलत ये भी नहीं है जी। ये जो बेटर कंसंट्रेशन एंड लर्निंग है इसके लिए भी वो किए जाते हैं। ठीक है, तो गलत ये भी नहीं है। तो इसमें से मोस्ट देखिए पेपर में है ना, एग्जामिनर कैसे जो है क्वेश्चन सेट करता है उसको समझते हैं थोड़ा सा। कई बार तो होता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, तो जब वो मोस्ट लगा देता है ना, तब उनमें से कोई एक ऐसा ढूंढना होता है हमें जो सटीक होता है, सबसे ज्यादा अधिक महत्व रखता है। ठीक है, जब वो मोस्ट नहीं पूछता है ना, तो हम सभी के ऊपर विचार करके चलेंगे क्या यह गलत है या ठीक है। तो ये तो पहला जो है देखते ही समझ में आ रहा है कि तो होगा ही होगा, लेकिन दूसरों के ऊपर भी हमें देखना है। हालांकि यहाँ पे क्यों देखना है? क्योंकि इसमें मोस्ट और सबसे जो बेस्ट, ऑल ऑफ द बेस्ट टेस्ट नहीं पूछा गया। ठीक है, ये ऐसे जो शब्द होते हैं ना, वो जो सबसे अधिक अच्छा या सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा होगा, ऐसे जब शब्द प्रयोग नहीं किए जाते तो हम सभी ऑप्शंस को आराम से ध्यान से देखेंगे, हर एंगल से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये सभी जो है उनको ये फुलफिल करते हैं, इसीलिए उनका प्रयोग किया जाता है। Which of the following is a benefit associated with the overhead projector? तो इसमें ये पूछा गया है कि जो ओवरहेड जो प्रोजेक्टर होता है उसका कौन सा बेनिफिट है? दे आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। ओवरहेड मतलब कि वो क्या है कि वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ज्यादा महंगी नहीं है वो,
रिलेटिवली मतलब कि बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी जो एड हैं, टीचिंग एड्स हैं, डिवाइसेस हैं, उनके कंपैरिजन में, ठीक है। ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज कैन बी मेड रिलेटिवली क्विकली। तो इसमें ओवरहेड जो ट्रांसपेरेंसीज है, जो क्विकली उसको किया जा सकता है, बहुत जल्दी शीघ्र ही उसको किया जाता है। उसकी ट्रांसपेरेंसीज को मतलब कि उसमें जो दिखाना होता है पिक्चर वगैरह, दे ऑफर टीचर्स द ऑप्शन ऑफ राइटिंग ऑन ट्रांसपेरेंसीज। जो ट्रांसपेरेंट जो मटेरियल होता है वहां पर, तो उसमें टीचर को राइटिंग के लिए भी वहां पर ऑप्शन मिलता है ड्यूरिंग द क्लास एक्टिविटी। तो आप बताएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? मैम डी। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन इसमें से आते हैं। इसमें मोस्ट का भी प्रयोग नहीं किया गया है। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड? इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है ब्लैक बोर्ड पर राइटिंग करने के लिए? गुड हैंड राइटिंग, क्लियरिटी इन राइटिंग, राइटिंग इन बिग लेटर्स, राइटिंग इन स्मॉल लेटर्स। बड़े ध्यान से, ये बिल्कुल आसान नजर आ रहा है लेकिन इसको बड़े ध्यान से आपको हर एंगल से सोचकर तब करना है। बी। बी ठीक है। सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट यही है कि क्लैरिटी आ जाए, है ना। अगर क्लैरिटी आ जाए, क्लैरिटी हो उसकी राइटिंग में, लेकिन शब्द बिल्कुल ऐसे लिखे गए हो, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ये क्लियर तो है ये, लेकिन जब जो पीछे कॉर्नर में जो बच्चा बैठा है क्लासरूम के बिल्कुल लास्ट में, उसको दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना, तो उसमें वो क्या है, फिजिबल नहीं है, वो सही नहीं माना जाता, ठीक है। तो इसमें हम बिल्कुल बिग लेटर हो, ठीक है, बिग लेटर, तो ये बिग लेटर तो ऐसे भी है, ये भी बड़े लेटर हो गए, है ना। ऐसे इस प्रकार से कुछ लिख दे हम, आपस में जो मैच कर रहे हो, कुछ एक शब्द समझ में ना आ रहा हो, वहां से क्या निकलता है, बिल्कुल स्मॉल लेटर्स हो जाए, वो भी सही नहीं है। तो हम गुड हैंड राइटिंग की तरफ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो गुड हैंड राइटिंग जो होगी वो क्लियर भी होगी, इसमें ये पर्पज भी हमारा फुलफिल हो रहा है। जो गुड हैंड राइटिंग हो जाएगी वो क्लियर भी होगी, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें ये सब कुछ भी, ये बिग लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, इन सब की समस्या भी पूरी हो जाती है। तो हम इसकी तरफ जाएंगे। ओके मैम। Blackboard can be included in which group or category of teaching instructional facilities? तो जो ब्लैक बोर्ड है, कैन बी इंक्लूडेड इन कौन से ग्रुप में वो आता है इनकी फैसिलिटीज में? जैसे हमारे ऐड होते हैं, टीचिंग ऐड होते हैं, जो कुछ ऑडियो होते हैं, सिर्फ सुन, उनसे श्रोत्र होते हैं, जो मतलब सुने जा सकते हैं, जिनसे किसी, कोई ऐसे होते हैं देखे जा सकते हैं, कोई ऐसे होते हैं कि सुने भी जा सकते हैं, देखे भी जा सकते हैं, जैसे टेलीविजन है, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड इनमें से कौन सी कैटेगरी में आएगा? बी में। बी में, बिल्कुल सही है, बी कैटेगरी में। क्यों? विजुअल है ये, इसमें देखे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद टीचिंग स्किल्स? तो टीचिंग स्किल्स के साथ कौन सा रिलेटेड है? जो शैक्षणिक कौशल है उनके साथ। B. ब्लैक बोर्ड राइटिंग, सॉल्विंग क्वेश्चन, बी, ठीक है। और कोई? डी। डी, डी। बिल्कुल सही है, डी आएगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी टीचिंग कौशल है, ये भी तो कौशल है, कोई भी तो ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख सकता है ना, सबसे तो नहीं लिखा जाता ब्लैक बोर्ड पे, उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए होती है ना, तो कौशल अर्जित करना पड़ता है, नहीं है तो उसमें सॉल्विंग क्वेश्चन, जब टीचर पढ़ा रहा है वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएगा तो वो टीचिंग सही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो समस्या का समाधान नहीं दे पा रहा है, ठीक है। और बच्चे किस लिए बैठे हैं? समस्याएं तो उनके पास बहुत है, समाधान के लिए तो टीचर के पास बैठे हैं वो, ठीक है। तो ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा। अब तीसरा है आस्किंग क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आस्क करना भी उनको आना चाहिए, प्रश्न पूछने की कला भी उसके पास होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव हम इसके साथ जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाई डू टीचर्स यूज टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज? कि जो टीचर्स होते हैं
वो जो शैक्षणिक अनुदेशात्मक सुविधाएं क्यों प्रयोग करते हैं? टू मेक टीचिंग फन फील्ड, जो शिक्षण है, शिक्षण को एक तरह से फन को क्या बोलेंगे, मतलब खेल बनाने के लिए एक तरह से, है ना। और टू टीच विद इन द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, और वो बच्चों को समझाने के लिए, जब बच्चों का जो लेवल होता है, हर एक का अलग अलग लेवल होता है, तो बच्चों को समझाने के लिए उनके उनके जो समझ के स्तर है वहां तक पहुंच जाए, या फिर फॉर स्टूडेंट्स अटेंशन, बच्चों की अटेंशन के लिए, कि वो अटेंशन दे, वहां पर चौकन्ने हो जाए, ठीक है, ध्यान दे वहां पर, उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए, या फिर टू मेक स्टूडेंट्स अटेंटिव, बच्चों को अटेंटिव अलर्ट बनाने के लिए, सावधान करने के लिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है? क्योंकि ऑल ऑफ द अबव इसमें है ही नहीं, तो सबसे बेस्ट हमें एक ही चूज करना पड़ेगा। बी। बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स मोर फ्रीडम टू द लर्नर टू इंटरेक्ट। तो इनमें से कौन सा है गिव्स मोर फ्रीडम टू लर्नर टू इंटरेक्ट, तो बच्चों को वो स्वतंत्रता दे रहा हो कि वो ज्यादा से ज्यादा आपस में अंतः क्रिया कर सके, ठीक है, आपस में इंटरेक्ट कर सके, बोल सके, बातचीत कर सके। तो उसमें से यूज ऑफ फिल्म इसका प्रयोग करके, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन इसका प्रयोग करके, लेक्चर्स बाय एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट से लेक्चर करवाकर, जो उसमें पारंगत जो होते हैं, प्रोफेसर हो गया कोई भी, और व्यूइंग कंट्री वाइड क्लासरूम प्रोग्राम ऑन टीवी, टीवी पे जो कंट्री, मतलब पूरा जो है विस्तृत कंट्री हमारा, उसमें उसका प्रोग्राम देखने से, तो किसमें बच्चों का इंटरेक्शन ज्यादा होगा? मैम स्वतंत्रता बी। रूप। बी वाले में। बी बिल्कुल सही, बहुत इजी है ना। यस एक आधा मैम। ये इजी भी, हाँ एक आधा बहुत ये इस प्रकार से भी दे देते हैं, इनमें से भी इजी भी आते हैं, ऐसी बात नहीं कि ये डिफिकल्ट आते हैं, लेकिन कुछ ट्रिकी भी आते हैं कि ये कौन सा जो मेथड है किसने दिया है। और जैसे टीचर सेंटर है, लर्नर सेंटर है, सबसे पहली बात तो उनमें से ये इसमें से तो एक बार एक दो तीन, मतलब एक से लेकर दो से लेकर तीन तक इसमें प्रश्न आते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। एक तो इसमें कंफर्म है ही है कि मेथड्स में से एक प्रश्न तो जरूर आएगा। उसमें टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर के विषय में पूछ सकते हैं, टीचिंग एड्स का भी डाल सकते हैं कि कौन सा टीचिंग एड्स किस कौन सा है, विजुअल है, ऑडियो विजुअल है, और कौन सा जो है जिसकी ज्यादा अहमियत, मतलब एड्स के बारे में आ सकता है इसमें डिवाइसेस को लेकर। जैसे इसमें एरिया स्कोप भी है, आगे देखेंगे हम एक बार। तो इसमें है कि ठीक है, आपने चूज किया, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से देखना है कि कौन सा मेथड किसने दिया है, और कौन सा मेथड लर्नर सेंटर्ड है, कौन सा मेथड टीचर सेंटर्ड है। मेथड्स को आपने पूरा पक्का कर लेना है, इसके ऊपर हमने 3-4 दिन लगा दिए हैं, तो इसको ध्यान से कर लेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक, तो इनमें से कौन सा जो है ज्यादा इंटरेक्टिव है, ज्यादा बच्चे जो है अंतः क्रिया कर सकते हैं आपस में, और विद्यार्थी केंद्रित है। सेमिनार, वर्कशॉप, लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, तो इनमें से कौन सा जो है ज्यादा इंटरेक्टिव, बताइए। डी। बी। डी। डिस्कशन। जी डी डी मैडम। बिल्कुल सही है। तो अब मुझे इन इसमें से ना 3 क्वेश्चन और बनते हैं, तो सभी क्वेश्चन हम करके चलेंगे। आप ये बताइए कि जो सेमिनार है वो टीचर सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड है, या फिर मिक्स्ड है, बताएं कौन सा है? टीचर बोला ना सेंटर आपने होगा। टीचर सेंटर। टीचर सेंटर। टीचर सेंटर है। ठीक है, ऐसे भी कोई है जो कह रही हो कि ये लर्नर सेंटर्ड है? मैम वैसे दोनों आए जाएंगे उसमें। दोनों आएंगे, वैसे तो बिल्कुल। दोनों ये है। शायद आंसर, आई गेस, अगर हम गलत नहीं है तो पुंडलिक सर ने दिया है, बिल्कुल सही दिया है कि मिक्स्ड मेथड्स में से आता है ये सेमिनार, ठीक है, टीचर मैम सेंटर एक और नहीं कौन है। सा वर्ड बोला था आपने? 3 बोले थे ना? हाँ, एक तो है शिक्षक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, और मिश्रित। मिश्रित। ओके। मिश्रित, अच्छा हाँ, हाँ जिसमें मिश्रित। जिसमें दोनों आ जाता है, बोथ आ जाते हैं, ठीक है। ओके। इसमें तो जो फिर है सेमिनार जब बच्चा यहाँ देता है ना, ऑप्शन है मिश्रित वाला।
Only हाँ जी, seminar is the option. क्या कह रहे हैं आप? 30th question में that हाँ जी, only seminar is the option. Mixed option is not there, na? No, no, she Seminar asked देख is different there, question. workshop is there, lecture देखिए, is there, discussion हाँ है. हाँ ठीक है, हम अब बताते हैं। जो 30th क्वेश्चन है उसका आंसर तो ये होगा, डी होगा उसका उसका आंसर, ठीक है। तो इसमें से जो ये वर्ड्स दिए गए हैं इनके ऊपर भी हम देख रहे हैं, थोड़ा विचार कर रहे हैं कि ये कहाँ से है। तो इसमें वो नहीं है, इसमें पूछा तो गया, सिर्फ विद्यार्थी केंद्रित पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न तो हमने खुद से दिया है, ठीक। तो हमने इसमें से सेमिनार का पूछा है आपसे कि सेमिनार कौन से में आएगा, तो प्रश्न हमने खुद से बना कर दिया, इसमें लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। तो सेमिनार मिक्स्ड Okay, में okay, आएगा, agree, मिश्रित में आएगा got it. जी एक्सक्यूज जी। मी मैम, वर्कशॉप को आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए ना प्लीज। वर्कशॉप वर्कशॉप होती होगा है जैसे, बेसिकली। हम्म। हाँ जी, ये भी मिश्रित में आ जाता है। और ये जी। वर्कशॉप जो होती है उसमें जैसे कि किसी भी टॉपिक को लेकर वर्कशॉप हो जाती है, जैसे कि पर्यावरण को लेकर वर्कशॉप हो जाती है, ठीक है, उसमें हम कंडक्ट करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें सेमिनार होता है वर्कशॉप में। वर्कशॉप जो वर्कशॉप होती है उसमें भी सेमिनार होता है, ठीक है। वर्कशॉप में सेमिनार कंडक्ट करवाते हैं और वहाँ पे जो बैठे एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं, जैसे कि ये कोई स्टूडेंट है यहाँ पर, ये यहाँ पर अपना कोई प्रोजेक्ट जो है लेकर आए हैं और सेमिनार प्रेजेंट कर रहे हैं इधर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये यहाँ पर प्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर इनकी टीम बैठी है, जजेस की टीम बैठी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सपर्ट्स होते हैं, फिर ये बताते हैं कि आपने सेमिनार अपना ऐसा दिया और इस प्रकार से प्रेजेंटेशन, जैसे सेमिनार भी कह लीजिए आप, प्रेजेंटेशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इन्होंने प्रेजेंट दिया है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि पीएचडी स्कॉलर्स हैं, उनके लिए एक किसी टॉपिक पे, रिसर्च टॉपिक पे जो है वर्कशॉप हो गई है, तो ये जो है स्कॉलर है यहाँ पर जो खड़े हैं, तो ये स्कॉलर है, ये यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनके प्रोफेसर बैठे हैं, इनके गाइड बैठे हैं, तो वो यहाँ पर देखेंगे कि इसने कैसे प्रेजेंट किया है, कहाँ पर इसने गलतियां की हैं और कहाँ से इसने टॉपिक को शुरू किया है, इसने बेसिस को लिया है कि नहीं लिया है, सिर्फ प्रॉब्लम को बताया या फिर उसका समाधान भी बताया, समाधान बताया कैसा, कितना रेलिवेंट वो समाधान बताया है, कितना तर्कशील बताया है, और मतलब वो फिजिबल भी है और हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये सब कुछ विचार करके एक तरह से पूरा का पूरा इसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन होता है किसी भी एक विषय को लेकर। तो इसमें फिर इसी विषय के ऊपर दूसरा कोई आता है, दूसरा भी यहाँ पर प्रेजेंटेशन देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि पार्टिसिपेंट्स बढ़ाने के लिए उनको एक अट्रैक्शन दिया जाता है कि आप जब मतलब वर्कशॉप है यहाँ पर, ऐसे ऐसे वर्कशॉप है यहाँ पर, आपको इस वर्कशॉप में ऐसा कुछ सीखने को मिलेगा और वहां से सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आपने ये इस टॉपिक के ऊपर वर्कशॉप अटेंड की है, जो आपकी जो है पर्सनैलिटी या फिर इंटरव्यू वगैरह कहीं पर होता है तो वहां पर काम आता है कि हाँ आप जो है इसमें पार्टिसिपेट करते रहे हैं को करिकुलर एक्टिविटीज में, ठीक है। तो यहाँ पर उनको जो है लुभाने के लिए और उनको अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ऑडियंस भी चाहिए प्रेजेंटेशन के लिए, है ना। तो वहां से वो उनका इनका भी जो इनको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए, तो सीखने को भी मिलता है और वहां से क्यूरीज भी आती है। तो ये क्यूरीज पूछने के लिए स्वतंत्र रहते हैं और फिर ये इनसे क्यूरीज पूछ सकते हैं और इनको जवाब देना होता है, ठीक है। इस प्रकार से पूरा ये जो प्रोग्राम है कंडक्ट किया जाता है, ये वर्कशॉप होती है। तो इनमें दोनों का रोल होता है, लर्नर का भी और टीचर का भी। जी, थैंक यू। क्लियर? यस मैम। जी वेलकम। ठीक है, अब एक रह गया है हमारा लेक्चर मेथड। तो ये कौन सा है बताएं आप एक बार। लेक्चर में तो मैम जो डिस्क्राइब करती हैं टीचर्स कोई भी टॉपिक को, वही लेक्चर होगा ना, जो ओरली बोला जाता है, उनको समझाया जाता है बाय थ्रू कोई भी अपने हमारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जी के द्वारा। हाँ जी, जैसे हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो लेक्चर मेथड होता है ये शिक्षक केंद्रित होता है, ठीक है। और ये लेक्चर मेथड छोटी क्लासेस जो होती है ना उनमें जो है वहां पर यूजेबल नहीं हो सकता है वहां पर, क्योंकि बच्चों का रोल भी उनको भी साथ में इन्वॉल्व करना होता है, अदरवाइज वो सीखेंगे नहीं। जो परिपक्व विद्यार्थी होते हैं कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर उनके लिए लेक्चर मेथड का प्रयोग किया जाता है। ये है अनुदेशात्मक विधि। अब ये 4 हमारे क्वेश्चन यहाँ से हो गए हैं, आगे चलते हैं। An effective teaching instructional facilities is one which
तो जो बहुत इफेक्टिव, जो प्रभावित शैक्षणिक अनुदेशात्मक जो सुविधा है वो कौन सी है? कलरफुल एंड गुड लुकिंग, activates all faculties, is visible to all students, easy to prepare and use। अब देखिए जहां पर इफेक्ट मतलब एन इफेक्टिव कहाँ है या फिर मोस्ट कहाँ है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर रेयर चांस होता है कि ऑल ऑफ द अबव हो, लेकिन हो सकता है वहां पर भी ऑल ऑफ द अबव तो हो सकता है, लेकिन वहां पर ज्यादातर चांसेस क्या होते हैं कि किसी एक को चूज करना होता है। यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तो इसमें आप चूज करें किसी को भी, कौन सा होगा, मतलब उसको रंगीन और अच्छा दिखाई दे इसलिए इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज का प्रयोग किया जाता है, या फिर जो विजिबल टू ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, सी विजिबल भी हो सकता है और ये भी ठीक है, लेकिन क्या मीनिंग है? यहाँ पर फैकल्टीज, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि एक्टिविटीज ऑल फैकल्टीज, जो बच्चे की जो सभी संकाय होते हैं, सभी संकाय या फिर बच्चे के जो सभी अंग प्रत्यांग या फिर उनकी उसकी जो सभी जो सेंसेस होती है ना, सभी सेंसेस को वहां पर एक्टिव करने के लिए, उनको सक्रिय बनाने के लिए इंस्ट्रक्शनल। फिर बी आएगा जवाब। हाँ, तो इसका आंसर बी होगा, बिल्कुल सही। पर मैम एक बात है कि इसमें एज के अकॉर्डिंग चेंजेस हो सकती है ना, प्रायोरिटीज। छोटे बच्चे हैं तो कलरफुल एंड गुड हेड लुकिंग है ना, इस टाइप की चीजें। देखिए हाँ, कलरफुल और गुड लुकिंग तो होता ही है, ठीक है, इसमें ठीक तो सारे ही है, आप देखो इनके ऊपर विचार करो तो ठीक तो सारे ही है ये, इसमें इफेक्टिव रहा है, ठीक है, जैसे हमने पहले कहा था कि जो इसमें से चूज करना, तो बहुत जो आसान जो क्वेश्चन होता है ना, कई बार वो भी गलत हो जाता है, तो हमें एग्जामिनर के माइंड को ऐसे समझना होता है कि उन्होंने इफेक्टिव रहा है यहाँ पर, मोस्ट अप्रोप्रिएट, जहाँ मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा, ठीक है, तो ये जब प्रयोग किए जाते हैं तो वहां पर हमें बड़े ध्यान से ऑप्शन को चूज करना होता है। कलरफुल एक्टिविटीज और गुड लुकिंग तो होना चाहिए, ठीक है, ये भी अच्छा है। विजिबल टू स्टूडेंट, सबके लिए विजिबल होगा तभी वो फिजिबल होगा, ठीक है, तभी वो अच्छा रहेगा और अच्छा प्रयोग होगा, तो ये भी ठीक है। इजी टू प्रिपेयर एंड यूज, तो प्रिपेयर करने में आसानी हो और उसको प्रयोग करने में भी आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, तो ये भी ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा इफेक्टिव, तो इफेक्टिव में हम यहाँ पर इसके साथ जाएंगे कि उसके सभी सेंसेस को सक्रिय बनाने के लिए उसकी सक्रिय भूमिका वो ले सके, जो है लर्नर उसमें हो सके, ठीक है। और गुड लुकिंग और कलरफुल क्यों बनाते हैं बच्चों के लिए, ताकि वो उसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है, पार्टिसिपेट क्यों, क्योंकि वो सक्रिय भूमिका निभाए, तो ये सब में इफेक्टिव है। इज दैट क्लियर? जैसे यहाँ पे एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है, हाँ जी, जैसे कि अगर हम बोले कि कौन सा फूड इफेक्टिव है, तो इजी टू प्रिपेयर, अच्छा दिखने वाला, कलरफुल, या जो शरीर को पोषण दे, तो सवाल सारे ही फूड है, लेकिन इजी टू प्रिपेयर वाला अच्छा है, या जीवा को जो अच्छा लगे वो अच्छा है, या जो कलरफुल दिखे वो अच्छा है, या फिर जो सब पोषण दे वो अच्छा है। फिर कोई भी हो, कई भी प्रदेश का लोग हो, फ्रूट सबके लिए, फ्रूट फल जो है सबको पोषण देगा, तो वहां पे हम फल पोषण चूज, देने वाला, तो हम जी फल बिल्कुल चूज। सही। हाँ हाँ, इस तरह से आप सोचने का प्रयास करेंगे तो आप खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हैं और खुद से उनका आंसर कर सकते हैं, तो ये इफेक्टिव है, इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग स्टडी, ठीक है, बहुत अच्छे। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अ प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, जो प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज है उनमें से कौन सा है जो प्रोजेक्ट, एज ए प्रोजेक्टर हम यूज करते हैं, इंस्ट्रक्शनल जो अनुदेशात्मक जो सुविधाएं होती है जो टीचर यूज करता है, ठीक है, उसमें कौन सा है, ब्लैक बोर्ड है, डियोरेमा है, डायस्कोप है, ग्लोब है, कौन सा है इसमें से? मैम बी और सी को प्लीज डिस्क्राइब कीजिए ना, इसके बारे में तो हमने नहीं पढ़ा है ये वर्ड। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये जो होता है ना, ब्लैक बोर्ड जो होता है, बोर्ड का तो आपको पता ही है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड होता है, उसमें मार्कर, आजकल मार्कर प्रयोग होने लगा है, उसमें चौक या मार्कर हम कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, तो ये ब्लैक बोर्ड होता है। और फिर डियोरेमा होता है कि जब हम, आपने देखा होगा कि कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं बच्चे,
इसको प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करते हैं। जैसे कागज के प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसको उसके लिए वो प्रेजेंटेशन देते हैं, और इस प्रकार से, एक मिनट देखते हैं, कोई मॉडल तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, किसी फिल्म में देखा होगा, जैसे कि आर्मी की फिल्म वगैरह होती है, तो वो रास्ता देखते हैं कि यहाँ यहाँ पर ये यहाँ पर पहाड़ बनता है, यहाँ पर बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर ये पेड़ पौधे आ जाते हैं, यहाँ पर ये ऐसा रास्ता है। तो इस प्रकार से वो एक नमूना सा लिए रहते हैं। ठीक है, छोटे उसमें उसका बहुत छोटा रूप, पूरे गांव का या फिर एक शहर का या फिर एक पूरे बड़े एरिया का, तो उसमें क्या कागज से या फिर क्या ये चीज है? जैसे हम बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स में जाएंगे, ताजमहल में जाएंगे, तो ताजमहल का हाँ एक जी जी वो जी एक कांच के डिब्बे में वो जी। छोटा सा रहता है पूरा सा ढांचा। हाँ हाँ, उसी तरह से, हाँ उसी तरह से जब ये बनाते हैं ना, ये एक ढांचा, आपने सही शब्द प्रयोग किया कि ढांचा या स्ट्रक्चर ऐसे कोई बनाते हैं, उसका नमूना बनाते हैं, तो उसको उसको प्रोजेक्टर के उसमें, ठीक है, ये डियोरामा वो होता है। और एरियाज को पता है कि एक वो तो उसकी तरह प्रोटोटाइप होता है। बोलते हैं ना दीदी। हाँ मैम, जी, ये जो है हाँ डायरोमा जो आप बता रहे हैं, जो किसी भी बिल्डिंग में आप गए, उसका पूरा हाँ, बिल्डिंग का जो पहले बना हुआ होता है एक जगह पे, एक एक टेबल पे मिनट, रखा रहता है, उसको तो प्रोटोटाइप बिल्डिंग बोलते हैं ना, कि मतलब हाँ क्या हाँ, बनना है, एक पूरा बिल्डिंग का आपको, पूरा स्ट्रक्चर आता है उसमें, कि फाइनली एक बार इसका हम आपको, ऐसा होगा। ठीक है, हम आपको एक बार दिखाते हैं क्या होते हैं। ठीक है, आपको देखने से समझ में आ जाएगा। गूगल किया इसका ये तो अ गिव मॉडल गिव मी रिप्रेजेंटिंग अ सीन वन। विथ थ्री डायमेंशनल फिगर। A model representing a scene with three-dimensional figure, either in miniature or as a large-scale museum exhibition. आपने यस गूगल यस, पे देखा है? करेक्ट, एग्जैक्टली, ये मिनिएचर टाइप का ही होगा, उस बिल्डिंग का हाँ हाँ, मिनिएचर फॉर्म मिनिएचर। होगा और अब थ्री मिनिएचर डायमेंशनल क्या भी है? होगा। यस। देखिए, मिनिएचर, हाँ, मिनिएचर का अर्थ क्या है? मिनिएचर तो वही है ना, छोटे मिनिएचर रूप मतलब में हम छोटे रूप में, प्रयोग करते हैं, है ना, छोटा रूप का। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर? और थ्री डायमेंशनल का मतलब है कि वो थ्री डायमेंशनल मतलब पूरा बिल्डिंग का छोटे रूप में है। जैसे 3 मंजिला आप बिल्डिंग है तो छोटा सा दिखेगा 3 मंजिला। आप इसको देख पा रहे हैं क्या? स्क्रीन को देख पा रहे हैं क्या? नहीं मैम। नहीं, नहीं देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे, नहीं देख पा देख पा रहे हैं, हाँ या ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं दिख पा रहे हैं। नो। नो नो नो। ओके ओके, अच्छा, ठीक है, एक बार करते हैं। रहे। मैंने गूगल किया तो मुझे वो दिख रहे हैं, डायरोमा या मिनिएचर जो भी कहो, सिनोनिम्स हो गए। वो मैं इमेजेस भी देख लिए, शेयर नहीं कर पाऊंगी देखिए, पता। आप स्क्रीन को देखिए, इज इट विजिबल? नो, योर स्क्रीन अपना क्वेश्चन आंसर वाला विजिबल है। हाउ इज इट पॉसिबल डियर? सभी बताएं एक बार। जो दिख रहा है वही बोल रहे थे। नो मैम, नहीं क्वेश्चन दिख रहा है, कोई क्वेश्चन आंसर दिखाई देता है मैडम। गलत स्क्रीन शेयर किया हुआ है क्या? टैब गलत है आपका, देखना जरा। अरे, हमने तो इसका जो है डेरोमा शेयर किया आपसे। मैम एक बार मैं शेयर करने की कोशिश करूँ, गूगल किया है मैंने। नहीं आ रहा है मैडम। एक बार रुकिए, हाँ एक बार। और स्क्रीन शो हो रही है आपको? नो मैम, नहीं हो रही है, शायद बस नेटवर्क, आपका शायद नेटवर्क इशू होगा, नहीं हो रहा है मैडम। फिर शायद नेटवर्क मैम, आप इशू होगा। कंटिन्यू कीजिए, वही चीजें रहने दीजिए, आज हम हाँ समझ गए हम तो। ठीक है, ठीक है, हाँ इसको कंटिन्यू करते हैं। अब आपको जो स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, नहीं मैम। मैडम, वो समाधि की स्थिति में किसी का
फिगर दिख रहा है बस, दैट्स ऑल। किसी का लोगो फोटो होगा ये। मतलब अभी थोड़ा सेकंड्स लेगा शायद, इस प्रेजेंटिंग बता रहा है ना। हाँ 2154 ज्योति जी का स्क्रीन आ रहा है बस। अच्छा, शायद नेटवर्क इशू है। हमने जो है क्वेश्चन की स्लाइड है ना वही शो कर रखी है कई देर से। चलिए देखिए, इसको आप ध्यान दीजिए कि जो 32nd क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शन कौन सा है। तो ब्लैक बोर्ड तो नहीं है, ग्लोब भी नहीं है, डियोरामा भी नहीं है, ठीक है। तो एरिया स्कोप रह गया। तो प्रोजेक्टर होता है ये, प्रोजेक्ट की तरह होता है, जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है वैसे ही ये एरिया स्कोप होता है। इसके माध्यम से जो ओपेक जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे हम आर पार नहीं देख सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, उनकी जैसे दीवार होगी उसके ऊपर प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज है, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, अभी जो है आप ये बताएं हमें, जो हमने पिछले से पिछले क्लास में जो मेथड्स किए थे, शायद उसमें हम हमारी स्पीड ज्यादा रही होगी। तो आप लोग बीच बीच में कुछ पूछ रहे थे कि कोई छूट गया है कोई आपका मेथड, तो आप पूछ सकते हैं अभी। आज इस मेथड्स का जो क्लास है उसको कंप्लीट करके टॉपिक को फिर नेक्स्ट जो नया है टॉपिक उसको नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे। तो हम एक बार रिपीट कर देते हैं, ऐसे पता नहीं चलेगा। आपने जहां पर लिखे थे आप उसको निकालिए, ठीक है। आवाज तो सुनाई दे रही है आपको, हाँ या ना बोले? यस मैम। यस यस। यस यस मैम। मैम। ठीक है। तो उसमें हमने देखा था, हमने लिखा था पहले जो उसमें जो आपके मेथड्स थे उसके जो प्रोपोनेंट्स हैं मेथड्स के, उनके बारे में लिखवाया था, उनके नाम लिखवाए थे। तो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड आपको लिखवाया था। तो आप बताएं कि किसने दिया है ये मेथड, यदि आपको याद है तो। यदि आपने एक बार भी रीडिंग ली है तो आपको याद होगा, तो नहीं याद है तो आप उसमें वो नोटबुक में से क्वेश्चन फिर से बोलिए मैम। आत्मक और निगमनात्मक पूछ रहे हो मैम? हाँ, आगमनात्मक और हाँ निगमन विधि, आगमन और निगमन विधि। अरस्तु है क्या? हाँ जी, बिल्कुल सही, अरस्तु है। और ठीक है, किंडरगार्टन विधि किसने दी थी? फोबे फोबेल। हाँ, नोबेल। फ्रिडरिक फ्रोबेल, ठीक है। तो फ्रोबेल याद करना जरूरी है, फ्रिडरिक ना भी याद रहे तो फ्रिडरिक फ्रोबेल, उन्होंने किंडरगार्टन विधि दी थी। तो इसके बारे में जो कक्षा में हम डिस्कस कर चुके हैं वैसा ही कुछ यदि आप बता सकें तो क्या है इसके बारे में, और कुछ बता सकते हैं हाँ, किंडरगार्टन के बारे में? जी। कि किडन गार्डन में जो एक टीचर रहता है और एक स्टूडेंट रहता है, तो उसमें एग्जाम्पल टाइप दिया है। जैसे टीचर माली का काम होता है टीचर का, और जो स्टूडेंट का रहता है वो पौधा रहता है। मतलब पौधे को टीचर क्या करता है, जो माली रहता है पानी हाँ जी। डालता है, खत डालता है, जी और उसको पौधे को धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है, उसकी देखभाल करता रहता है टीचर, तो जी पौधा बढ़ता बिल्कुल रहता है। सही। बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने बताया है कि जो किंडर होता है, किड्स के लिए किंडर उन्होंने प्रयोग किया है, गार्डन जो है गार्डन के लिए, विद्यालय के लिए। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा है जैसे पौधा बढ़ता है, पौधे को पोषण देना होता है, वैसे ही टीचर का काम होता है माली की तरह बच्चे को पोषण देना होता है, उसकी जरूरतों को पूरा करना होता है, फैसिलिटेट करना होता है, एक तरह से उसका सहयोग करना होता है। बच्चा खुद ही सीखता है क्रिया करके, ठीक है। तो ये प्रेगमेटिस्ट थे, ठीक है, प्रयोजनवाद के प्रतिपादक थे ये, ठीक है, प्रयोजनवाद के फॉलोवर थे। तो इन्होंने जर्मनी में स्कूल भी बनाया था। आप इन जो इंस्ट्रक्शन, ये जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है आप उसको नोट करते रहिए। वॉइस चली गई थी, प्लीज रिपीट कर दीजिए ये वाला सेंटेंस। हाँ जी, तो उन्होंने क्या था कि उन्होंने स्कूल बनाया था जर्मनी में, और ये किसने? फ्रेडरिक फ्रोबेल ने, ओके। जिन्होंने किंडरगार्टन विधि दी थी, उन्होंने जर्मनी में स्कूल बनाया था। और ये प्रेगमेटिस्ट थे, प्रयोजनवाद के जो उसके फॉलोवर थे, ठीक है, प्रयोजनवाद के समर्थक थे। प्लेवे मेथड, खेल विधि किसने दी थी? मौर्य मैडम, मौर्य मॉन्टेसरी। ये भी फ्रोबेल ने ही दी थी।
फ्रोबेल इसके इन्वेंटर थे, लेकिन ये जो नाम है ना प्लीवे मेथड, ये नाम दिया था हेनरी कोल्डवेल कुक ने। हेनरी कोल्डवेल कुक, उन्होंने ये नाम दिया था। और जो विधि थी, मतलब ये जो विधि है प्लीवे मेथड, ये विधि उन्होंने फ्रोबेल ने इन्वेंट की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड किसने दिया था? ऑप्शन मिलेगा मैम? ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड आप देखकर बता सकते हैं, जो आपने नोटबुक पे नोट किया है, और नहीं नोट किया है तो आप नोट कर लीजिए, दोबारा बोल रहे हैं हम। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है ये दिया था एलेक्स फेकने ओसबर्न ने। ठीक है, तो ये क्या है कि ये विधि कैसी विधि है? ये डाइवर्जेंट थिंकिंग की विधि है। इसमें बच्चा जो डाइवर्जेंट, एक तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, एक क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्करेंट थिंकिंग होती है। तो डाइवर्जेंट में क्या होता है कि वो कई सारे एंगल से सोचते हैं। ठीक है, कई सारे एंगल से सोच के क्रिएटिविटी वो निकाल कर लाते हैं। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वैसा मेथड है। तो ये अच्छा, ये इसी के बात के ऊपर ये बताएंगे मैम कि जो मुझे पता है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड की, सडनली it is being taken the opinion of the student, whoever is there. हाँ जी, Suddenly he will be given this, he will be provided with some problem, and जी that instructor will ask, suddenly he will ask the, what will be his solution. They will not give you the time to think over. So whatever there जी, is in his mind, it will come out. हाँ जी, Brainstorming is that one. बिल्कुल सही, बहुत सही आपने बताया है। ऐसा ही होता है इसमें, इसीलिए इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग बोला गया है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रेन के ऊपर, दिमाग के ऊपर तनाव बनता है। ठीक है, एकदम से उसको तूफान की अवस्था के ऊपर, तूफान, स्टॉर्म क्या होता है? तूफान होता है। ठीक है, तूफानी अवस्था उसे बनानी है, मतलब तनाव दिया जाता है ब्रेन के ऊपर कि आपको इमीडिएटली आपको आंसर करना है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये ओसबर्न ने दिया है, एलेक्स फिगनी और ओसबर्न। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि शिक्षक केंद्रित है, विद्यार्थी केंद्रित है, ये मिश्रित है? कौन सा मेथड है ये? मिक्स। मिश्रित। मिक्स। मिश्रित है, बिल्कुल सही। डाल्टन मेथड किसने दिया है? डाल्टन ने। डाल्टन ने। ये इसको बताते हुए हमने कहा था, आपको बताया था ये डाल्टन ने नहीं दिया है। इसका नाम देखकर तो हम डाल्टन एक बार बोल देते हैं कि डाल्टन नहीं दिया होगा, हमारी ऐसे अजम्पशन आ जाती है। ठीक है, लेकिन ये डाल्टन ने नहीं दिया है। ये एक लेडी है। डाल्टन क्या है? डाल्टन यहाँ पर किसी का नाम नहीं है, डाल्टन एक सिटी है, सिटी इन द यूएसए। ठीक है, सिटी इन द यूएसए है ये डाल्टन जो है। और वहां पर एक लेडी है पार्क हर्स्ट नाम से, हेलेन पार्क हर्स्ट, उन्होंने यह मेथड दिया है। ठीक है, डाल्टन क्या है? डाल्टन किसी व्यक्ति का नाम नहीं है यहाँ पर। हालांकि डाल्टन हुए हैं साइंटिस्ट, वो यहाँ पर नहीं है वो, अब ये डाल्टन अलग है। ये डाल्टन क्या है? यूएसए में कोई शहर है, उसका नाम है, वहां पर वो लेडी रहती है। तो उन्होंने अपने शहर के नाम से इस विधि का नाम डाला है, और उनका नाम है हेलेन पार्कहर्स्ट, उन लेडी का। सिक्स्थ है जो हमने अभी तक विचार की है, उसमें प्रोजेक्ट मेथड है। फिर नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है? प्रोजेक्ट मेथड दिया है, आप नोट कर लेंगे, WH किलपैट्रिक। तो हमने बताते हुए लास्ट से लास्ट क्लास में बताया था कि जो किलपैट्रिक है, इसमें भी पी आता है, पैट्रिक। तो इस इनके जो प्रोजेक्ट मेथड है, इसमें भी प्रोजेक्ट, ठीक है, ये आता है। इस तरह से भी हम थोड़ा सा रिलेट करके थोड़ा सा याद करने का प्रयास कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मेथड WH किलपैट्रिक ने दिया है। ये एक प्रेगमेटिस्ट थे। ठीक है, प्रोजेक्ट है तो मतलब उसमें प्रयोजनवाद का इन्होंने सिद्धांत, इसके फॉलोवर थे। ठीक है, प्रेगमेटिस्ट थे किलपैट्रिक। और ये जो किलपैट्रिक थे, इनके बारे में छोटी सी स्टोरी बता देते हैं कि मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कि जॉन डीवी जो है, जॉन डीवी जो लर्निंग बाय डूइंग के जो प्रोपोनेंट्स हैं, वो इनके साथ कनेक्टेड थे। ठीक है, तो उन्होंने, जॉन डीवी ने स्कूल ऑफ फिलोसफी ऐसा कुछ करके खोला था, और
उन्हीं के बेस पे उन्होंने जो है किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड दिया है उनके साथ कार्य करके। ठीक है, आगे है खोज विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड। खोज विधि किसने दी थी? आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रॉन्ग, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने खोज विधि दी थी, ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि खोज जहाँ पर जिज्ञासा हो, इंटरेस्ट हो, वहां पर ही आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है ये भी। और आगे है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या है? ये टीचिंग की विधि नहीं है, ये प्रशिक्षण की विधि है, ये टीचर के लिए होती है। इसमें क्या होता है कि प्लानिंग करनी होती है, टीचर को प्रेजेंट करना होता है, और उसके बाद फिर ऑब्जर्व करते हैं उसको, ऑब्जर्वर उसके को वर्कर्स भी हो सकते हैं वो, और उससे जो जैसे कि प्रिंसिपल रहते हैं उनसे है, जो सीनियर्स हैं वो भी हो सकते हैं वहां पर। और फिर वो उसको बताते हैं कि आपने ये गलतियां की, फिर उसको वो रीडिजाइन करती हैं, रीप्लानिंग करती है, उसके बाद फिर से पढ़ाती है। 6-6 मिनट की इनकी क्लासेस होती है, 6-6 मिनट पढ़ाना होता है। तो उसमें क्या होता है कि इन बिटवीन होता है उनकी टीचिंग के इन बिटवीन, ताकि जो टीचिंग है, शिक्षण है, उसको बेहतर बनाया जा सके। तो ये क्या है, इसमें इसके ऊपर भी प्रश्न बनता है, विशेष रूप से प्रश्न बनता है, कई बार आया भी हुआ है। तो जो माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग इससे पूछ लिया जाता है कि ये प्रशिक्षण की विधि है, टीचिंग विधि है, कौन सी है, और इसमें मतलब कि बच्चों को पढ़ाया जाता है, टीचर को प्रशिक्षण दिया जाता है, क्या होता है? तो इसमें टीचर को प्रशिक्षण दिया जाता है, और ये प्रशिक्षण जो होता है इन बिटवीन द टीचिंग होता है। ठीक है, टीचिंग के दौरान बीच में उसको टीचिंग की और बेहतर बनाने के लिए ऐसा प्रशिक्षण किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से कि कैसे भी बड़ा डीपली भी घुमा फिरा के भी तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यदि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, ध्यान है और रिवाइज किया आपने, तो कर सकते हैं आप उसको अप्रोच। ये नेक्स्ट है किसने दी थी मैम? मैम किसने दी थी ये? ड्वाइट W.L. ने दी थी। YW। ड्वाइट, DWIGHT, DWIGHT। DWIGHT, हाँ, ड्वाइट W.L. मिस मीना, आपने बीएड वगैरह की है क्या? मैं गूगल कर रही हूँ फिलहाल। अरे YWLM। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, आप क्लास में ध्यान से सुनिए। उसमें क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है ना, उसके ऊपर स्टोमिंग हो रही है फिलहाल, तो शिक्षण के दौरान स्टोमिंग नहीं होनी चाहिए। तो उसमें आप शांत होकर, यदि यहाँ से एक उसमें आपने सुना होगा ना कि दो नाव में पैर रखते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, संतुलन बिगड़ जाता है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए मात्र। तो जो आप सुनेंगे और जो डिस्कशन हो रहा है वो काफी इफेक्टिव रहेगा आपकी मेमोरी के लिए। क्वेश्चन आंसर मेथड है। क्वेश्चन आंसर मेथड किसने दिया था? प्रश्नोत्तरी, जो प्रश्नोत्तरी मेथड बोल सकते हैं, प्रश्नोत्तर। सुकरात। सोक्रेट्स। सोक्रेट्स, बिल्कुल सही। अच्छा, सोशियोमेट्रिक मेथड है, सामाजिक जो विधि है, ऐसी समाज विधि ऐसे है, तो वो किसने दी थी? ये दी थी जैकोब एल मोरेनो ने। लिख लें आप, जैकोब एल मोरेनो ने ये समाज विधि या फिर सोशियोमेट्रिक मेथड दिया था। ठीक है, आगे है मॉन्टेसरी मेथड, मॉन्टेसरी मैडम विधि। मौर्य, मैडम मौर्य मॉन्टेसरी। बिल्कुल सही उत्तर, मारिया मोन्टेसरी ने दी थी। और ये जो है क्या थी, ये मतलब आइडियलिस्ट थी, और ह्यूमनिस्टिक थी, एग्जिस्टेंशियल थी, कौन से उसको सिद्धांत को मानने वाली थी, कौन सी फिलोसफी को मानने वाली थी? प्लेवे मेथड मैम। नहीं, ये नो। क्या है? मैम लर्न बाय डू। प्रयोजनवाद, हाँ, प्रयोजनवाद की समर्थक थी। क्यों? क्योंकि जो किलपैट्रिक है, किलपैट्रिक की विधि को इन्होंने आगे बढ़ाया था, और एक अलग नाम दिया था और अलग थोड़ा सा उनमें चेंजेस किए थे। तो जो किलपैट्रिक थे वो क्या थे? प्रैग्मेटिस्ट थे, ये भी प्रैग्मेटिस्ट थी। ये भी लर्निंग बाय डूइंग पे, लर्निंग बाय सेंसेस के ऊपर उन्होंने जोर दिया था, बल दिया था, कि जैसे सिलाई है, कढ़ाई है, इस प्रकार से उन्होंने व्यवसायिक जो होती है ना शिक्षा, उसको बढ़ावा दिया था, सेंसेस के बेस पे उन्होंने दिया था। और आगे है प्रोग्राम्ड लर्निंग मेथड। प्रोग्राम्ड लर्निंग ये किसने दिया था? ये दिया था B.F. स्कीनर ने। ठीक है, B.F. स्कीनर। और एक है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन।
प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन वो किसने दिया था? नॉर्मन ए कॉर्डर ने, ठीक है, NORMAN, नॉर्मन ए कॉर्डर ने इसको दिया था। नोट कर लिया आपने या फिर रिपीट करें? मैम प्रोग्राम स्कैनर क्या था मैम? प्रोग्राम्ड लर्निंग मेथड, हाँ, ये BF स्कैनर ने दिया। ये और BF स्किनर ने, BF, यस, B इसके नेक्स्ट बताइए। फॉर, जी, B फॉर बॉय, F फॉर फिश, BF स्किनर। इससे नेक्स्ट है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन, हाँ, वो दिया था नॉर्मन ए कॉर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है विनेट का मेथड, WINNETKA, विनेट का मेथड है, वो किसने दिया था? वो दिया था एक लेडी थी, कार्लटन, उनका नाम था कार्लटन वॉशबर्न। नाम हम इसके स्पेलिंग बता देते हैं, CARLTON, कार्टन, इसमें L साइलेंट होगा, और इसमें वॉशबर्न, WASHBURN, वॉशबर्न। ये एक लेडी थी, इन्होंने जो है विनेट का मेथड दिया था, ठीक है। आगे है 5 स्टेप लेसन प्लान। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, इसके बारे में प्रश्न आता है, प्रीवियस में पूछा गया कई बार। 5 स्टेप लेसन प्लान, इसको हर्बेटेरियन मेथड भी कह देते हैं। किसने दिया है ये? हर्बर्ट ने दिया होगा। बिल्कुल सही, हर्बर्ट ने दिया है इसको। और इसके बारे में और कुछ भी आप नोट कर लें, जो 5 स्टेप है ना, इसको हर्बर्टेरियन मेथड भी बोल सकते हैं। हर्बर्टेरियन मेथड बोला जाए तब भी वही बात है, उसी के बारे में बात हो रही है, या फिर 5 स्टेप लेसन प्लान बोला जाए तो फिर भी उसी के बारे में बात हो रही है। और वो 5 स्टेप्स कौन से थे वो भी आप नोट कर लें। वो 5 स्टेप थे, पहला था प्रिपरेशन होगी, दूसरा प्रेजेंटेशन, प्रिपेयर करके फिर प्रेजेंट किया जाएगा, फिर तीसरा है एसोसिएशन, फिर है जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण, उसके बाद सबसे लास्ट में 5वां स्टेप है एप्लीकेशन, फिर वो अप्लाई होगा, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देते हैं, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, बेसिक जो आधार मूलभूत शिक्षा है, बेसिक एजुकेशन या फिर क्राफ्ट एजुकेशन। जी क्या बोल रहे हैं? लास्ट एप्लीकेशन, प्रयोग, उपयोग उसका, ठीक है। अब उसमें क्या है कि एक बेसिक एजुकेशन आती है, बेसिक एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी प्रश्न बनता है, आया हुआ कई बार। तो वो दी थी MK गांधी, इनका जो नाम है इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। मोहनदास करमचंद गांधी जो थे, जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, माने जाते हैं हमारे, तो उसमें है, उन्होंने दिया था ये मेथड। क्राफ्ट एजुकेशन थी इसमें, बेसिक एजुकेशन में, ठीक है। फिर आगे है, जो समय भी हो गया है, अब एक दो ही रह गए हैं, उनको करके फिर आज का ये जो मेथड है, आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और ये बहुत यूजफुल है। इसमें से प्रश्न बनते ही बनते हैं, कम से कम 2 प्रश्न इनमें से बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इमिटेशन मेथड। इमिटेशन मेथड है, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, और ये अल्बर्ट बंडूरा भी बहुत जो है सुप्रसिद्ध नाम है, और इन्होंने जो है एक तरह से ऑब्जर्वेशनल मेथड भी इन्होंने दिया है, इन ऑब्जर्वेशन मेथड भी दी है। इमिटेशन मेथड इसका आप नोट कर लेंगे। क्या ये अल्बर्ट क्या बताया मैम? अल्बर्ट बंडूरा, बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा, हाँ, बंडूरा, BANDURA, बंडूरा, अच्छा बंडूरा है, हाँ, ओके, अल्बर्ट बंडूरा, हाँ।
आगे है, फटाफट नोट कर लेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। ओके ओके। मैम ऑब्जर्वेशन भी इसमें लिख लेना साइंटिफिक इन्हीं की। मेथड है, बेकन ने दिया था, BACON, बेकन। और फिर नेक्स्ट आ जाता है रोल प्ले मेथड, पात्र अभिनय विधि। ये दिया था जैकोब एल मोरेनो ने, और जैकोब एल मोरेनो का हमने पहले भी एक विधि की है, वो है सोशियोमेट्रिक मेथड। ठीक है, ये मैम दोनों बैकन ने क्या दिया था, बैकन ने? साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि। और उसके बाद मैम कौन सी है? उसके बाद रोल प्ले मेथड, रोल प्ले। जैकोब एल मोरेनो ने दिया था, इन्होंने ये सोशियोमेट्रिक विधि दी थी। ठीक है, आई होप आप सभी ने कर लिया होगा, नहीं हुआ है तो आपका वीडियो देखकर आप कर लीजिएगा। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद, हाथ नमस्ते की मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। लंबी गहरी श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओ शांति शांति शांति। ओम